नमस्कार साथियों, और एक महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी जो कि एमपी पटवारी का तैयारी कर रहे हैं, उनका मैं यहां पे बहुत ही स्वागत करता हूं, क्योंकि हम इस क्लास के माध्यम से कवर करने वाले हैं सामान्य प्रबंधन का सेकंड चैप्टर। क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर को बहुत ही अच्छा से और बहुत ही डिटेल से समझाने का प्रयास किया है साथियों। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें साथियों, क्योंकि सामान्य प्रबंधन का बहुत ही अच्छा डाटा मैं आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही साथ सामान्य प्रबंधन के का पूरे चैप्टर को यहाँ पे करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर आप एमपी पटवारी का टारगेट लेके अगर चल रहे हैं, सो आपको यहाँ पे पूरे सब्जेक्टों के नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश को छोड़ के। सो आप यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के नोट्सों को यहाँ से इस चैनल के माध्यम से प्राप्त करके आप अपनी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छा से कर सकते हैं साथियों। क्योंकि आपको यहाँ पे आपकी जो स्थिति को यहाँ पे दिखाना नहीं है साथियों कि मेरे पास में पैसे नहीं है तो मैं यहाँ पे तैयारी नहीं कर सकता, मेरे पास में पैसे नहीं है, ना होने के कारण मेरे पास में पुस्तकें नहीं है, या फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ, या फिर ऑफलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो मनगढ़ंत जो कहानी है ना, ये नहीं होना चाहिए आपके पास में। क्योंकि अगर आपके पास में वो जुनून है, वो जज्बा है, सो आप कहीं से भी डाटा कलेक्ट करके आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छा से कर सकते हैं साथियों। सो इसके लिए मैं यहाँ से बहुत ही अच्छा डाटा देने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार प्रैक्टिस या एक बार प्रयास ज़रूर कीजिए जो मेरे द्वारा जो दिया गया डाटा, उसके बाद में आप टेस्ट लगाइए। आप टेस्ट कहीं से भी लगाइए, आप मेरे पास से टेस्ट ना लगाते हुए आप कहीं से भी टेस्ट लगाइए साथियों। आपको जहाँ से जो बुक मिलता है सामान्य प्रबंधन का, वहाँ से टेस्ट लगाइए। उसके बाद में अगर टेस्ट में क्वेश्चन यहाँ से अगर बाहर जा रहे होंगे, चूँकि मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और आपने जो टॉपिक पढ़ा है वहाँ से अगर क्वेश्चन बाहर जा रहे होंगे, सो फिर मुझे कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा साथियों। मैं उसमें परिवर्तन करने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन मैं इतना तो दावे के साथ में कह सकता हूं कि क्वेश्चन आपके कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे अगर आप एमपी पटवारी का तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको लेकर चलता हूँ साथियों। आज का लेक्चर है हमारा सामान्य प्रबंधन के सिद्धांत के ऊपर में। ठीक है, और हमने यहाँ पे फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखा साथियों, क्योंकि हमने यहाँ पे सामान्य प्रबंधन का एक परिचय के रूप में फर्स्ट जो पार्ट है उसे हमने यहाँ पे कवर किया था। ठीक है, अब यहाँ पे कवर करते साथियों हम नेक्स्ट अगला सेकंड लेक्चर है प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, सो प्रबंध के सिद्धांत को हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है, क्वेश्चनों का जो लेवल है और क्वेश्चन कैसे बनते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देने का प्रयास किया है। ठीक है, सो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सो अब हम चलते साथियों प्रबंधकीय सिद्धांत। ठीक है, सो प्रबंधकीय सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो प्रबंध को बहुआयामी है ना, प्रबंध को बहुआयामी या सर्वव्यापी बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों का अनावरण किया जाता है ना। क्या किया जाता है? अनावरण किया जाता है, जिन पर अनेक विद्वानों के द्वारा विश्लेषण या फिर मान्यता प्रदान की जाती है और उन्हीं सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ठीक है, जिसके तहत हम आगे देखते साथियों हेनरी फेयोल के अनुसार, यही कुंटन और डोनेल के अनुसार, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक अलग अलग समय परिवर्तन के साथ साथ में अलग अलग वैज्ञानिक हमें देखने को मिलता है। तो इन सभी वैज्ञानिकों के बारे में और उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए उनके बारे में हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, तो यही पे अगर हम नेक्स्ट अगले जो यहाँ पे पहला जो सिद्धांत देने का प्रयास किया साथियों वो है हेनरी फेयोल के द्वारा। ठीक है, तो हेनरी फेयोल क्या कहते हैं साथियों कि इनके द्वारा क्या कहा गया है कि जो प्रबंध के सिद्धांत जो है गतिशील रहते हैं। कैसे रहते हैं? जो हेनरी फेयोल ने क्या कहा साथियों कि जो प्रबंध के सिद्धांत है वो कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं, जिनका उपयोग बदलती हुई परिस्थितियों को बदलती परिस्थितियों में बदलती परिस्थितियों में रखकर करना चाहिए। ठीक है, तो हेनरी फेयोल साहब ने क्या कहा साथियों कि प्रबंध के सिद्धांत जो है कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं, जिनका उपयोग बदलती हुई परिस्थितियों है ना, कैसे बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। यही पे कुंटस और
ओ डोनेल ने क्या कहा साथियों, इन्होंने कहा है कि प्रबंध एक प्रबंध सिद्धांत, प्रबंध जो है, प्रबंध के सिद्धांत वे मान्य प्राप्त आधारभूत तथ्य है ना। उन्होंने क्या कहा कि प्रबंध के सिद्धांत जो है वे मान्यता, यानी कि वे मान्यता प्राप्त आधारभूत सिद्धांत है जो प्रबंध के क्या है, जो प्रबंध के प्रबंध से संबंधित कार्यों एवं परिणामों को भविष्यवाणी, यानी कि इन्होंने क्या कहा साथियों, जो कुंडल जो है ना, कुंडस या फिर ओ डोनेल के अनुसार अगर हम देखें प्रबंध को, तो इन्होंने क्या कहा कि यानी कि यह सिद्धांत, यानी कि यानी कि प्रबंध सिद्धांत एक मान्यता प्राप्त आधारभूत सत्य है ना, मान्यता प्राप्त आधारभूत सत्य है जो प्रबंध से संबंधित एवं कार्यों के परिणामों की भविष्यवाणी है ना, कार्यों के परिणामों की भविष्यवाणी करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। ठीक है, सो ये कहा था साथियों कुंटल ने। ठीक है, सो इनके सिद्धांतों को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यहीं पे हम चर्चा करते हैं साथियों। नेक्स्ट अगला, प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता एवं महत्व, कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी क्या महत्व है। ठीक है, सो इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। सो प्रबंध के सिद्धांत जो है, प्रबंध के सिद्धांत या प्रबंधकों के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि इसके आधार पर ही वे अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं सफल होने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कैसे होते हैं, ये सूक्ष्म, यानी कि सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं। क्यों? सो आपको याद रखना है महत्व। सो यह सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए महत्व होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्यों? सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक, यानी कि आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है कि ये संसाधन का क्या होता है, संसाधन का इष्टतम प्रयोग में सहायक होता है। संसाधन का कैसे इष्टतम प्रयोग में सहायक होता है, यही पे ये वैज्ञानिक निर्णय में भी सहायक होता है। ठीक है, सो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यह संसाधनों का जो इष्टतम प्रयोग के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है साथियों कि ये वैज्ञानिक निर्णय में सहायक होता है, वैज्ञानिक निर्णय में भी अहम भूमिका निभाता है। और ये परिवर्तन, नेक्स्ट अगला है, ये परिवर्तन वातावरण को समझने में सहायता, यानी कि वातावरण को समझने, ये परिवर्तन या वातावरण को समझने में अहम भूमिका निभाता है या समझने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यहीं पे आपको याद रखना साथियों कि ये जो प्रबंध है शिक्षा अनुसंधान में कैसे होता है, शिक्षा अनुसंधान में उपयोगी होता है। ये पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते साथियों कि टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध क्या रहा। टेलर वैज्ञानिक ने क्या प्रबंध के बारे में क्या अपने विचार रखे, उनके द्वारा क्या सलाह दिया गया, इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझते हैं। ठीक है, सो डब्ल्यू की अगर बात कर सकते हो, H.W. टेलर की हम बात करें तो H.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो कि प्रबंध को वैधता के साथ सर्वव्यापी बनाने में उपयोगी रहे हैं, और इसी कारण इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, सो वैज्ञानिक प्रबंध का जनक किसे कहा जाता है, सो आपको याद रखना साथियों, सो वैज्ञानिक प्रबंध का जनक है वो है F.W. टेलर है ना। सो F.W. टेलर के बारे में मैंने अभी तक क्या बताया साथियों, यह एक ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने, यानी कि जिनके सिद्धांतों के प्रतिपादन, इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो कि प्रबंध को वैधता के साथ में सर्वव्यापी बनाने में उपयोगी रहा है। ठीक है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक का पिता या फिर वैज्ञानिक का, यानी कि जो प्रबंध वैज्ञानिक का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंध की वह विचारधारा है, इन्होंने क्या कहा, प्रबंध यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध की वह विचारधारा है जो क्लासिकल विचारधारा है ना। क्या बोला है इन्होंने कि वैज्ञानिक प्रबंध जो है, प्रबंध की वह विचारधारा है ना, प्रबंध की वह विचारधारा है जो क्लासिकल विचारधारा, जिसे हम क्लासिकल विचारधारा भी कह सकते हैं, क्लासिकल विचारधारा कहा जाता है। ठीक है, टेलर ने कार्यों के नियोजन पर बल दिया तथा साथ ही साथ कार्यों का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण कर
इनको सर्वोत्तम, है ना, विश्लेषण कर इन्होंने क्या किया, सर्वोत्तम ढंग से किए जाने पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, साथ ही साथ टेलर ने किसी कार्य को, है ना, टेलर ने क्या किया, किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने के लिए वैज्ञानिक प्रयासों की खोज में अत्यंत अत्यंत दक्षता माने जाते थे, है ना, बहुत ही अत्यंत दक्षता माने जाते थे। ठीक है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है साथियों, जो प्रबंध यानी कि विज्ञान प्रबंध का कहा जाता है, इसे पिता कहा जाता है। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये याद रखना साथियों कि ये रीति विश्लेषण करने में तो सर्वोत्तम ढंग से किए जाने पर ध्यान केंद्रित किया है इन्होंने। साथ ही साथ किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने के लिए वैज्ञानिक प्रयासों की खोज में अत्यंत दक्ष भी माने जाते थे। साथ ही साथ इन्होंने इसीलिए इन्होंने समय एवं गति के लिए प्रायः स्मरण किया, है ना, इन्होंने इसीलिए समय एवं गति के लिए प्रायः स्मरण करते रहे। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने सन 1903 ईस्वी में एक शोध पत्र कारखाना प्रबंध नाम से जाना जाता है, इसका प्रकाश, यानी कि इसका क्या किया इन्होंने, प्रकाशित किया, ये इसका इन्होंने निर्माण किया। ठीक है, सो आपको ये याद रखना कि वर्ष 1903 ईस्वी में उनके शोध पत्र कारखाना जो कि शोध कारखाना, है ना, शोध पत्र कारखाना नाम से प्रकाशित हुआ और सन 1911 ईस्वी में इसको वैज्ञानिक प्रबंध के नाम से भी यानी कि इन्हें पुरस्कार दिया गया। ठीक है, यही टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध जो है प्रबंध वह जानने की कला है। इन्होंने क्या कहा, प्रबंध जो है वह जानने की कला है जो श्रमिकों से क्या कार्य करवाना चाहते हैं और फिर यह देखने की, यानी कि क्या कार्य करवाना चाहते हैं और यह देखना है कि वे उसको सर्वोत्तम ढंग से एवं कम समय में और कम लागत पर कैसे कर सकते हैं। ठीक, यही कहलाता है प्रबंध। ठीक है, इसी के बाद में टेलर के सिद्धांतों की अगर बात करें तो पहला सिद्धांत इन्होंने दिया था विज्ञान पद्धति, है ना, विज्ञान पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम है। विज्ञान पद्धति है न कि विज्ञान जो है यह विज्ञान पद्धति है न कि अंगूठा टेक नियम है। अर्थात इनके माध्यम से इन्होंने क्या कहा जाती है कि जो प्रबंध को अपने अंतर्ज्ञान, है ना, प्रबंध को अंतर्ज्ञान, है ना, अपने अंतर्ज्ञान, इच्छा, अनुभव के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, है ना। इन्होंने क्या कहा कि जो प्रबंध को अपने अंतर्ज्ञान और इच्छा, अनुभव के आधार पर ग्रहण करना चाहिए, है ना, निर्णय लेना चाहिए, बल्कि यानी कि अनुभव के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, माफ कीजिएगा, यहाँ पे निर्णय नहीं लेना चाहिए बल्कि वैज्ञानिक रूप से निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, वैज्ञानिक पद्धति है न कि अंगूठा टेक नियम। तो इसके सिद्धांतों के आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि प्रबंध अपने अंतर्ज्ञान, इच्छा, अनुभव के आधार पर निर्णय लेना नहीं है, है ना, इनके आधार पर आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, बल्कि इसका मतलब होता है कि वैज्ञानिक रूप से हर एक निर्णय, है ना, वैज्ञानिक रूप से हर एक निर्णय को लेना चाहिए। ठीक है, यहीं पे दूसरा जो सिद्धांत इन्होंने दिया था कि सहयोग न कि टकराव है। सहयोग होना चाहिए न कि टकराव, सहयोग करना चाहिए न कि टकराव। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, श्रमिकों एवं प्रबंधकों के बीच में उनके हित में समान होना चाहिए। उनके हित में जो भी कार्य हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। साथ ही श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच में कैसा होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। उनके प्रति कोई भेदभाव या फिर उनके प्रति कोई क्रोध की भावना नहीं होना चाहिए। सो ये सेकंड जो सिद्धांत है, प्रयोग न कि, यानी कि सहयोग जो है, सहयोग होना चाहिए न कि टकराव। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला सिद्धांत इन्होंने दिया सहयोग न कि व्यक्तिवाद। ठीक है, तो इसके तहत इन्होंने क्या बताया साथियों कि एक दूसरे के साथ में क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ में सहयोग एवं आपसी यानी कि आपसी विश्वास में काम करना चाहिए। कैसे काम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ में जब हम सहयोग करके काम करते हैं या आपसी मिलजुल कर हम कोई भी काम को अगर करते हैं तो उसके बहुत ही अच्छा से कर सकते हैं। सो टेलर ने भी यही कहा साथियों कि सहयोग होना चाहिए न कि व्यक्तिवाद, अर्थात उसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए या टकराव नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही पे नेक्स्ट अगला सिद्धांत इन्होंने बताया साथियों, सिद्धांत के तौर पर बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम क्षमता एवं वृद्धि के लिए विकास होना चाहिए। ठीक है, सो कार्यकर्ताओं को वैज्ञानिक रूप से
वैज्ञानिक रूप से चुना जाना चाहिए और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। क्योंकि जब जब उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जब जब उन पे एक नए तरीके से उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो उनमें एक नई जागृति उत्पन्न होगी। ठीक है, तो यही सिद्धांत कौन कहते हैं, टेलर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बताने का प्रयास किया। ठीक है, यही पे अगला वैज्ञानिक आता साथियों, और वो है हेनरी फेयोल। ठीक है, तो हेनरी फेयोल ने भी यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत दिया। हेनरी फेयोल ने क्या कहा साथियों कि हेनरी फेयोल को प्रशासनिक प्रबंध की प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो हेनरी फेयोल की अगर हम बात करें तो इसे जो है प्रशासनिक यानी कि प्रशासकीय प्रबंध की प्रणाली है ना, प्रशासकीय प्रबंध की प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है हेनरी फेयोल को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने गहन अनुभव और परीक्षण के बाद में प्रबंध संबंधित अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है ना, जिसके आधार पर उन्होंने सिद्धांतों को फेयोलवाद के नाम से भी, इन्हीं सिद्धांतों के कारण इन्हें फेयोलवाद के नाम से भी जाना जाता है। और फेयोल ने अपने विचारों को सर्वप्रथम एक लेक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एक लेक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडस्ट्रियली एट जनरली के रूप में वर्ष सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। ठीक है, तथा बाद में आगे चलकर वह विचार जो है फेयोल की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी, द प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड इंडस्ट्री मैनेजमेंट के रूप में जाना गया और सन 1925 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो ये बुक भी आपको याद रखना चाहिए कि हेनरी फेयोल के द्वारा लिखी गई ऐसी कौन सी बुक है, तो आपको याद रखना है द प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड इंडस्ट्री मैनेजमेंट के रूप में कब, सन 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, यही पे अगर हम बात कर सकते हो फेयोल के सिद्धांत की, तो फेयोल के सिद्धांत के अंतर्गत अगर हम देखें तो फेयोल के सिद्धांत के अंतर्गत कितने 14 प्रमुख सिद्धांतों को यहाँ पे प्रतिपादित किया गया, जो कि निम्न प्रकार से हम एक एक सिद्धांतों के बारे में बहुत ही डिटेल से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो पहला सिद्धांत है साथियों कार्य विभाजन का सिद्धांत। तो इसके तहत इन्होंने क्या बताया कि कार्य को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करना चाहिए, छोटी छोटी भागों में विभाजित किया जाना चाहिए और कार्य की इस इकाई को कर्मचारी की क्षमता के अनुसार सौंपा जाना चाहिए। अर्थात आप यहाँ पे आपका खुद का भी उदाहरण ले सकते हैं साथियों, क्योंकि जब आप प्रबंध को पढ़ रहे हैं, हम प्रबंध को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो प्रबंध को हम एक एक यूनिट को कवर कर रहे हैं। ऐसे ही हर एक काम को, हर एक इकाई को अगर आप मिल बांट यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित करके अगर हम करते हैं तो उसे हम बहुत ही अच्छा से कर पाते हैं। और यही जो सिद्धांत है, विभाजन का सिद्धांत जो है, फेयोल ने कहा है कि छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित कर देना चाहिए और साथ ही साथ इसे उनकी क्षमता, कर्मचारी की क्षमता के आधार पर उसे सौंपना चाहिए। नहीं तो आपकी कैपेसिटी है, आप 2 घंटे पढ़ सकते हो, और अगर आपको कहा जाए कि आप 8 घंटे पढ़िए या 10 घंटे पढ़िए तो आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपकी वो कैपेसिटी है ही नहीं। अगर कोई 8 घंटा पढ़ता है, उसे अगर 8 घंटे को पढ़ने के लिए कहा जाए तो वो पढ़ सकता है, क्योंकि उसके पास में एक वो कैपेसिटी है। ठीक है, तो यही जो सिद्धांत है वो किसने दिया था साथियों, फेयोल ने दिया है। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट अगला सिद्धांत है साथियों अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ठीक है, तो अधिकार एवं उत्तरदायित्व के अंतर्गत फेयोल ने क्या कहा साथियों कि सत्ता का अर्थ है निर्णय लेने की शक्ति देना, है ना। सत्ता का अर्थ क्या होता है साथियों, निर्णय लेने की शक्ति देना। और उत्तरदायित्व का अर्थ होता है साथियों एक निश्चित समयावधि में कार्य को पूरा करने का दायित्व। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हो साथियों कि यदि सत्ता का मतलब क्या होता है कि यदि आपको यहाँ पे शक्ति दे दिया जाए, और शक्ति देने का मतलब ये नहीं है कि शक्ति अगर आपके पास में आ गया तो उस शक्ति का उपयोग करके आप सही जो सीमा दिया गया, समय सीमा दिया गया है, उस समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आपको उस कार्य को पूरा करने का आपके पास में वो उस कार्य को पूरा करने का दायित्व होना चाहिए। यही सिद्धांत किसने कहा है, फेयोल ने कहा है। और उन्होंने क्या कहा है साथियों कि सत्ता का अर्थ होता है निर्णय लेने की शक्ति देना, है ना, निर्णय लेने की शक्ति देना। अर्थात इसी का अगर हम उत्तरदायित्व की हम बात करें, क्योंकि सत्ता और उत्तरदायित्व में बहुत ही अंतर है साथियों।
का अर्थ होता है निर्णय लेने की शक्ति देना। अब आपके पास में शक्ति आ गई, अब उसी शक्ति का उत्तरदायित्व होता है साथियों कि निश्चित समय अवधि में उस कार्य को पूरा करने का दायित्व निभाना। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट अगला है साथियों अनुशासन का सिद्धांत। ठीक है, तो अनुशासन के सिद्धांत की हम यहाँ पे बात करें तो अनुशासन का अर्थ होता है आधार संहिता या संगठन के नियम एवं विनियमों का पालन करना। ठीक है, तो अनुशासन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ, क्योंकि अनुशासन मीन्स होता है आचार संहिता, संगठन, आपके आव भाव, ये कैसे होनी चाहिए, विनिमय का पालन, यानी कि आपको जो नियम दिया गया है उसका आप क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ऐसे कर्मचारी जो पालन कर सके उसे कहा जाता है साथियों अनुभव, यानी कि अनुशासन का सिद्धांत। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट अगला सिद्धांत इन्होंने दिया साथियों कि आदेशों की एकता का सिद्धांत। ठीक है, तो इसके तहत इन्होंने क्या बताया कि कर्मचारी केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से ही आदेश प्राप्त करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वो अपने मन मानी अगर कुछ भी करता है तो वहाँ पे जो है सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए कर्मचारी को चाहिए कि वो केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से आदेश लेकर ही कोई भी कार्य को करे, जिससे वो जो कार्य कर रहा है, जो जिस जगह वो कार्य कर रहा है वो कार्य सिस्टमेटिक ढंग से चलता रहे और उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला इन्होंने बताया कि निर्देश की एकता का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, निर्देश की एकता का सिद्धांत अर्थात इन्होंने कहा है कि कर्मचारी के प्रयास को केवल एक लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि कर्मचारियों के प्रयासों को केवल एक लक्ष्य की ओर, है ना, उनके प्रयासों को केवल एक लक्ष्य की ओर अगर हम निर्देशित करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम उस लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ही जल्द कर पाएंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में ज़्यादा परेशानियों का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यही नेक्स्ट अगला सिद्धांत इन्होंने दिया कि सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का क्या होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि संगठन के हित की तुलना में कर्मचारी का व्यक्तिगत हित होना, यानी कि हित कम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि संगठन के हित की तुलना में जो कर्मचारी का व्यक्तिगत हित कैसा होता है, कम महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जब आप संगठित होकर जब आप वहाँ पे मत निकालते या हित निकालते हैं तो वहाँ पे अलग अलग इंसानों के अलग अलग थॉट्स आते हैं और अलग अलग थॉट्सों को हम एक केंद्र में ले जाके हम उसका एक सही सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत राय अगर देते हैं तो वो कैसे होता है, कम महत्वपूर्ण होता है। यही सिद्धांत के माध्यम से कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला यहाँ पे कहा गया कि कर्मचारियों का प्रतिफल। ठीक है, तो श्रमिकों को प्रतिफल, वेतन या पर्याप्त वेतन के समय समय पर हमें देते रहना चाहिए, जिससे कि उसके मन में कोई वैर भाव या फिर पद प्रतिष्ठा से यानी कि वहाँ से विमुख होने की भावना जो उसमें नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट अगला है केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो केंद्रीकरण की हम बात करें तो केंद्रीकरण का अर्थ होता है साथियों, केंद्रीकरण का अर्थ है कुछ हाथों में शक्ति का क्या होना चाहिए, सकेंद्रण, जबकि विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है प्रधान के प्रत्येक स्तर पर शक्ति का वितरण। ठीक है, सो अर्थात हम कह सकते हैं साथियों कि यदि आप एक टीचर हो और आप पढ़ाते हो क्या प्रबंधक हो, सो आपको इतना यानी कि आपको इतना शक्ति दिया गया है कि आप हर एक स्टूडेंट को समझा सकते हो। अगर यदि कोई स्टूडेंट गलत कमेंट्स करता है तो उसे आप समझा भी सकते हो, ये शक्ति आपके पास में है। लेकिन इस संस्था को चलाने का जो पूरा जो दायित्व है वो एक उच्च अधिकारी के पास में होता है, उसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण, है ना, विकेंद्रीकरण। अर्थात हम कह सकते हैं प्रत्येक स्तर का शक्ति जो है एक विशेष व्यक्ति के पास में होना चाहिए, यही कहलाता साथियों विकेंद्रीकरण। ठीक है,
इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, और नेक्स्ट है साथियों सोपान श्रृंखला। ठीक है, सो सोपान श्रृंखला आपको सुनने में यहाँ पे थोड़ा सा नया शब्द लग रहा है, लेकिन अगर आप इनको बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करोगे तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, सो इसका मतलब होता है क्या साथियों कि यह एक संचार को प्रभावी तरीके से, है ना, प्रभावी तरीके से प्रवाहित करने का एक माध्यम होता है, और इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी जानकारी को पूर्व निर्धारित मार्ग के अनुसार उच्च स्तरीय, है ना, उच्च अधिकारी को प्रवाहित करना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहीं पे पेयोल के शब्दों के अनुसार अगर हम देखें तो संगठन में अधिकार एवं प्रयासों, संगठन में अधिकार एवं संप्रेषण की श्रृंखला होनी चाहिए, और ऊपर से दोनों तक, है ना, कि ऊपर से नीचे तक कैसा होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक होना चाहिए, तथा उसी के अनुसार प्रबंध एवं अधीनस्थ होना चाहिए। इस पॉइंट को मैं पुनः फिर रिपीट करता हूँ क्योंकि यह जो वर्ड है वो नया हो गया है यहाँ पे, सोपान और श्रृंखला। तो यह एक संचार को प्रभावी तरीके से प्रवाहित करने का एक माध्यम है, और इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी जानकारी को पूर्व निर्धारित मार्ग के अनुसार उच्च अधिकारी को प्रवाहित करना चाहिए। और पेयोल ने क्या कहा है कि पेयोल के शब्दों के अनुसार अगर हम देखें तो संगठन में अधिकारों एवं संप्रेषण की श्रृंखला होनी चाहिए जो कि ऊपर से नीचे तक हो, साथ ही साथ तथा उसी के अनुसार प्रबंध एवं अधीनस्थ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला इन्होंने क्या बताया, व्यवस्था का सिद्धांत दिया। सो हर एक आदमी और हर एक सामग्री के लिए एक निश्चित और सही जगह होना चाहिए, जिससे कि हम एक बहुत ही अच्छे लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे याद रखना होगा, नेक्स्ट अगला सिद्धांत यहाँ पे दिया क्षमता का सिद्धांत। तो जाति पद लिंग के आधार पर कर्मचारियों के साथ में कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, ताकि उनके प्रति कोई बैर की भावना या फिर उनके बीच में कोई मतभेद ना हो। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथी, अगला यहाँ पे पॉइंट है और अगला सिद्धांत यहाँ पे दिया गया कर्मचारियों की उपयुक्तता। तो एक बार उपयुक्त किए जाने के बाद में सेवा स्थिर और सुरक्षित होना चाहिए, सेवा स्थिर के होने से सुरक्षित होना चाहिए, और बार बार स्थानांतरण या समाप्ति नहीं की जानी चाहिए, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि कर्मचारी की उपयुक्तता कैसी होनी चाहिए, एक नियुक्ति किए जाने, यानी कि नियुक्ति किए जाने के बाद में कैसे होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए या सुरक्षित होनी चाहिए, ना कि बार बार स्थानांतरित या फिर समाप्ति नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला या और अंतिम जो सिद्धांत यहाँ पे दिया था पेयोल ने कि पहला क्षमता क्या होनी चाहिए, पहले क्षमता का अर्थ होता है बिना कहे काम के मामले में पहला कदम उठाना, है ना। पहला क्षमता अर्थात हम कह सकते हैं कि पहला ऐसा काम जो बिना कहे, यानी कि बिना कहे मामले के कदम में क्या होना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, अर्थात बिना कहे उस कार्य की ओर अग्रसर होना चाहिए, उस कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पेयोल के द्वारा महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हर एक पॉइंट में, हर एक सिद्धांत पे आपने बहुत ही गहन से और बहुत ही मन लगा के इसको सुनने का प्रयास किया होगा। यहीं पे अगर हम हेनरी पेयोल एवं FW टेलर के माध्यम से जो उनके सिद्धांत दिए गए, उन सिद्धांतों की हम यहाँ पे तुलना के माध्यम से यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सो हेनरी पेयोल एवं W टेलर दोनों ही वैज्ञानिक प्रबंध के समर्थक रहे हैं, परंतु दोनों के सिद्धांतों में विरोधाभास अंतर जो है स्पष्ट रूप में दिखाई देता है, जिसका निम्नलिखित यहाँ पे स्पष्ट रूप में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सो इसको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है साथियों। तो यहाँ पे जो टेलर की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्षेत्र के आधार पर क्या कहा कि टेलर ने क्या कहा कि कार्य क्षेत्र कैसे होने चाहिए, श्रमिक और मध्य स्तर के अधिकारियों के मध्य विस्तारित था। इन्होंने क्या बताया था कि कार्यक्षेत्र जो होना चाहिए, कार्यक्षेत्र के बारे में इन्होंने क्या बताया कि कार्यक्षेत्र श्रमिकों और मध्य स्तर के अधिकारियों के मध्य में विस्तारित था। ठीक है, यही पे अगर हम पेयोल की बात करें तो इन्होंने क्या कहा कि अनुसंधान का प्रयोग जो है, अनुसंधान का प्रयोग प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य में होना चाहिए, जबकि यहीं पे टेलर ने क्या कहा कि श्रमिकों यानी कि कार्यक्षेत्र टेलर का क्या था कि कार्यक्षेत्र
श्रमिकों और मध्य स्तर के अधिकारी को, श्रमिकों और मध्य स्तर के जो अधिकारी हैं उनके मध्य में होना चाहिए। जबकि यही पेयोल ने क्या कहा कि अनुसंधान का प्रयोग जो है प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य में होना चाहिए। प्रशासन अनुसंधान का प्रयोग जो है प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य में होना चाहिए। यही दो अंतर यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, यहीं पे स्तर के आधार पर टेलर ने क्या कहा, टेलर के प्रबंध का स्तर में निम्न स्तर के कर्मचारियों से मध्य स्तर के कर्मचारियों तक ऊर्ध्वाधर श्रेणी यानी कि ऊर्ध्वाधर श्रेणी में सीमित था। जबकि यहीं पे अगर हम फेयोल की बात करें तो फेयोल ने क्या कहा कि प्रशासनिक प्रबंध के तहत निर्देशन में समन्वय के स्तर पर अधिक बल इन्होंने दिया। ठीक है, यहीं पे अगर हम बल की बात करें तो टेलर ने क्या कहा, टेलर ने सदैव कर्मचारी की उत्पादकता वृद्धि पर बल दिया। यहीं पे अगर हम फेयोल की बात करें तो फेयोल ने प्रशासनिक प्रबंध के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रबंध पर विशेष बल दिया। इन्होंने क्या किया, गुणवत्तापूर्ण प्रबंध पर भी विशेष बल दिया। जबकि यहीं पे अगर हम टेलर की बात करें तो टेलर ने कर्मचारी की उत्पादकता की वृद्धि पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बल दिया। यहीं पे अगर हम योगदान की ओर अगर देखें, योगदान के क्षेत्र में अगर देखें तो योगदान में हमें यहाँ नजर आता था टेलर के द्वारा। सो टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को क्या कहा, इन्होंने कारखाना स्तर पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, यही पे अगर हम फेयोल की बात करें तो फेयोल ने प्रशासनिक प्रबंध को कितने 14 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। जबकि यही पे टेलर के वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार अगर हम देखें तो इन्होंने क्या कारखाने स्तर पर लागू करने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई स्तर पर लागू इनके द्वारा सिद्धांत लागू होते। ठीक है, यहीं पे अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व के अंतर्गत टेलर ने एक महत्वपूर्ण प्रबंध यानी कि एक महान प्रबंध वैज्ञानिक थे। और यही फेयोल कुशलकर्ता, शोधकर्ता एवं एक सफल व्यवसायी उद्यमी थे। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। तो टेलर एक वैज्ञानिक है साथी और एक फेयोल एक उद्यमी व्यवसायी उद्यमी है। ठीक है, सो ये तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों पर चर्चा किया साथियों। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे सिद्धांत यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पे हमने मुख्यतः 2 ही वैज्ञानिकों को लिए और इन 2 वैज्ञानिकों के बारे में आपने बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अब हम यहाँ पे चर्चा करते साथियों कि क्वेश्चनों का टाइप क्या होता है, क्योंकि यह भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं साथियों, और अगर आप क्लासेसों को अच्छा से देखते हो और उसके बाद में आप क्लासेसों के बाद में आप टेस्ट लगाइए साथियों, क्योंकि आप बिना टेस्ट के कोई भी एग्ज़ाम को फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आपका खुद का परीक्षण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि हेनरी फेयोल थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि यही टॉपिक हमने सबसे लास्ट में अभी कुछ समय पहले हैंडलिंग किया है, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है। और इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में वैज्ञानिक, लेखाकार, खनन अभियंता या फिर किसान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको देना है साथियों। तो इसका राइट आंसर है खनन अभियंता, अर्थात ये क्या थे, एक उद्यमी थे। ठीक है, यही पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हेनरी फेयोल का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो आपके पास में ऑप्शन है कार्य का विभाजन, सद्भावना, कलहन नहीं है, अनुशासन या फिर कमांड की एकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे कार्य का विभाजन होना चाहिए, उन्होंने कहा था, ये मैंने आपको बताया है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अनुशासन। तो अनुशासन भी होना चाहिए, ये सिद्धांत दिया इन्होंने, और कमांड की एकता भी होनी चाहिए। ठीक है, और यही पे अगला ऑप्शन है यहाँ पे अनुशासन, सॉरी माफ कीजिएगा, सद्भाव
कलहन नहीं है। तो सद्भाव कलहन के बारे में इन्होंने कोई चर्चा या इनका कोई जिक्र इस पर नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सद्भावना कलहन इसके ऊपर में यह जो पेयोल का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। इसी के बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि प्रबंध के सिद्धांत निम्नलिखित के लिए सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन है आपके पास में प्रबंधकीय कार्रवाई, निर्णय लेना, दोनों अ एवं ब अर्थात प्रबंधकीय कार्यवाही हो सकता है या फिर प्रबंधकीय कार्यवाही या फिर निर्णय लेना, दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, और इसका राइट आंसर है दोनों, अर्थात प्रबंधकीय कार्रवाई या फिर निर्णय लेने की जो क्षमता है वो सामान्य प्रबंध के दिशा निर्देशों को कार्य करने के लिए अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। यही पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हेनरी फेयोल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो हेनरी फेयोल के रूप में किसे जाना जाता है, क्या जाना जाता है, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रबंध के जनक, साफ फ्लोरो मैनेजमेंट के जनक, या फिर सामान्य प्रबंधक के जनक, या फिर ये सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको रखना है सामान्य प्रबंधक के जनक, क्योंकि ये मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताया है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक औपचारिक संगठन में प्रत्येक भागीदारी को आदेश केवल एक श्रेष्ठ से प्राप्त करना चाहिए और उसी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इस कथन में पेयोल के किस सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है, दिशा की एकता पर, स्केलर चेन पर, या फिर कमांड की एकता पर, या कर्मचारी का परिश्रम पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आपने अगर अच्छा से क्लासेस को देखा होगा तो आप इसका आंसर बहुत ही सटीकता के साथ में दोगे कमांड की एकता पर, ठीक है। इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इसमें कि कमांड की एकता सिद्धांत में मिलता जुलता है क्या? सैन्य संगठन, गैर लाभकारी संगठन, अ दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है गैर संगठन। कमांड की एकता का सिद्धांत जो है गैर संगठन में गैर संगठन से मिलता जुलता है, ठीक है। यही पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया साथियों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक मुखिया और एक योजना यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन है साथियों दिशा की एकता, स्केलर चैन, कमांड की एकता, कर्मचारियों का परिश्रम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है और वो है दिशा की एकता, ठीक है। इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि निर्णय लेने वाले प्राधिकरण की एकाग्रता को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, प्रबंध की अवधि, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रबंधिक यानी कि केंद्रीकरण, ठीक है। क्या होगा? केंद्रीकरण। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि सामान्य प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संगठनात्मक संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी कारोबार को न्यूनतम किया जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में कर्मचारियों की स्थिरता, कर्मचारियों का परिश्रम यानी कि पारिश्रमिक, और नेक्स्ट अगला है एक्टिविटी, या फिर नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों एस्प्रिंट की कर्कपस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपको याद रखना है और राइट आंसर है साथियों, इसका राइट आंसर है कर्मचारियों की स्थिरता, ठीक है। यही पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे साथियों कि हेनरी फेयोल प्रबंध को अनुकरणीय व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए मार्गदर्शन करता है और सलाह देता है कि उन्होंने संगठन के सामान्य हित की कीमत पर व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए तथा उपरोक्त कथन में प्रबंध के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है आपके पास में कर्मचारी का परिश्रमिक, केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण, सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीन, या फिर समान यानी कि समानत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है और वो है यानी कि सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों कि
प्रबंधक के इस सिद्धांत को लागू करने से सामान्य प्रयास के लिए अधिक उत्पादन और बेहतर कार्य होता है। सामान्य प्रबंधन के संबंधित सिद्धांतों को पहचानें। ऑप्शन है आपके पास में अनुशासन, समान यानी कि समानत, कार्य का विभाजन या आदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना चाहती हूँ और वो है कार्य का विभाजन। ठीक है, इसी के बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन चाहती हूँ कि एक संगठन को प्रबंधकीय शक्ति के दुरुपयोग से बचाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक प्रबंधक के साथ में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आवश्यक अधिकारी होना चाहिए। दिए गए कथन में वर्णित प्रबंधक के सिद्धांत का नाम आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास में अनुशासन, प्राधिकरण यानी कि क्या है प्राधिकरण और जिम्मेदारी, कमांड की एकता या दिशा की एकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके रखना चाहती हूँ और वो है प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आपने बहुत ही अच्छा से और बहुत ही ध्यान से अगर इस क्लास को देखा होगा सो आपके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और आपका जो टेस्ट है वो आप यहाँ से बहुत ही अच्छा से कर सकते हो साथियों और आपका जो स्कोर है सामान्य प्रबंधन में बहुत बढ़ने वाला है अगर आप हर एक क्लास को देखते हो तो। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और ऐसे ही क्लास पाने के लिए इस चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।